गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज के इस गहन विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात होने वाली है जो आधुनिक व्यापार की पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहा है। बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। हाँ, एकदम सही कहा। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, या जिसे संक्षेप में एमआईएस कहा जाता है, वो कच्चे और बिखरे हुए डेटा को एक सफल और सटीक व्यावसायिक निर्णय में बदल देता है। ये वाकई एक जादुई प्रक्रिया जैसी लगती है बाहर से देखने पर। है ना? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अब सोचिए कि एक बहुत बड़ा जहाज समुद्र के बीचों बीच है हम्म। और कप्तान के पास ना तो कोई कंपास है, ना कोई रडार है, और ना ही मौसम की जानकारी देने वाला कोई यंत्र है। बाप रे, ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल। ऐसे में जहाज को सही दिशा में ले जाना या किसी तूफान से बचाना पूरी तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। बिना सही जानकारी के कोई भी बड़ा फैसला लेना ठीक ऐसा ही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बिना डेटा के बिजनेस चलाना आज के समय में आंख बंद करके गाड़ी चलाने जैसा है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो आज की हमारी चर्चा का जो आधार है वो एक बहुत ही शानदार स्रोत है। इसका नाम है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। जी, मैंने भी इस सामग्री के अंश पढ़े हैं और ये बहुत गहराई से चीजों को समझाती है। हाँ, तो इसी सामग्री के जरिए आज हम गहराई से समझेंगे कि ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। तकनीकी भाषा से परे अगर देखा जाए तो स्रोत सामग्री के अनुसार असल में ये एमआईएस क्या है? देखिए, ये जो आपने जहाज वाला उदाहरण दिया ना, इसने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया है। अगर हम एमआईएस की सटीक परिभाषा की बात करें तो यह सिर्फ डेटा जमा करने वाला कोई बड़ा सा फोल्डर नहीं है। हाँ, लोगों को लगता है कि बस हार्ड ड्राइव में डेटा भर लिया। बिल्कुल, ये कोई हार्ड ड्राइव या कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि एमआईएस एक बहुत ही संरचित प्रक्रिया है। मतलब एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। एकदम सही, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। इसका मुख्य काम सूचना प्रणालियों और तकनीकों का उपयोग करके डेटा को इकट्ठा करना और उसका गहराई से विश्लेषण करना है और फिर उसे इस तरह से प्रस्तुत करना है जिससे प्रभावी प्रबंधकीय निर्णय लिए जा सकें। आसान शब्दों में कहूं तो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जब आपके सामने कई सारे विकल्प मौजूद हों, तो उन विकल्पों में से सबसे बेहतरीन रास्ता चुनना। जी, वो सबसे बेहतरीन रास्ता चुनने की जो पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है वही एमआईएस है। यह केवल अतीत की जानकारी नहीं देता बल्कि भविष्य का रास्ता भी दिखाता है। बिल्कुल, यह भविष्य में सही कदम उठाने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस या संरचित प्रक्रिया, ये शब्द अपने आप में काफी वजनदार लगता है मुझे। स्रोत सामग्री में निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया को 5 मुख्य घटकों में बांटा गया है। हाँ, 5 अहम कदम है इसके। ओके,
लेट्स अनपैक दिस। इस प्रक्रिया की शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? पहला कदम क्या है? इस पूरी यात्रा का पहला कदम है डेटा संग्रहण, यानी डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन। कोई भी सिस्टम बिना ईंधन के तो नहीं चल सकता ना? बिल्कुल नहीं। तो MIS का ईंधन ये डेटा ही है। स्रोत के अनुसार सिस्टम संगठन के अंदर और बाहर दोनों जगह से कच्चा डेटा जमा करता है। अंदर और बाहर दोनों जगह से? जी। और इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विभाजन भी बताया गया है। डेटा मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये वो जानकारी है जो बहुत ही व्यवस्थित होती है। जैसे कि कोई स्प्रेडशीट या एक्सेल फाइल? एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे कि दैनिक बिक्री के पक्के आंकड़े हो गए या महीने भर की कमाई हो गई। इन्वेंट्री का स्तर या कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड? हाँ, ये वो डेटा है जिसे आसानी से एक स्प्रेडशीट के कॉलम और रो में रखा जा सकता है। इसे समझना मशीनों के लिए बहुत आसान होता है। यह हिस्सा तो सीधा और सरल लगता है, लेकिन मैंने स्रोत में पढ़ा कि एक दूसरे प्रकार के डेटा का भी जिक्र है, जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। हाँ, और यही आज की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि इसे संभालना सच में किसी चुनौती से कम नहीं है। इसमें सोशल मीडिया की पोस्ट शामिल हैं और ग्राहकों के लंबे लंबे रिव्यूज आते हैं इसमें। ईमेल या किसी उत्पाद के बारे में उनकी शिकायतें भी इसी में आती हैं। वही तो। एक स्प्रेडशीट को तो समझा जा सकता है, लेकिन किसी ग्राहक द्वारा लिखे गए एक व्यंग्यात्मक या मजाकिया रिव्यू को एक मशीन कैसे समझती है? ये तो पूरी तरह से बिखरा हुआ डेटा है। यही वो जगह है जहां आज के आधुनिक सिस्टम्स की असली परीक्षा होती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसमें ग्राहकों की भावनाएं और बाजार का असली मिजाज छिपा होता है। भावनाओं को समझना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सिर्फ हर जगह से डेटा जमा कर लेने से काम नहीं चलता। यहीं पर इस पूरी प्रक्रिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक सामने आता है, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग। जी, डेटा प्रोसेसिंग। अब खदान से निकले हुए कच्चे तेल का उदाहरण लेते हैं। कच्चा तेल? हाँ, उसे सीधे इस्तेमाल तो नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। उसे बिना रिफाइन किए सीधे किसी गाड़ी के इंजन में नहीं डाला जा सकता। MIS इस कच्चे डेटा के लिए एकदम एक रिफाइनरी का काम करता है। मतलब वो सारे कचरे को बाहर निकालता है? हाँ, ये सिस्टम इस विशाल डेटा को छांटता है, यानी उसकी सॉर्टिंग करता है। फिर वो इसे संक्षेप में प्रस्तुत करता है और विभिन्न विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके इस शोरगुल वाले डेटा को अर्थपूर्ण जानकारी में बदल देता है। Here is where it gets really interesting. ये वही चरण है जहां रॉ डेटा असल में एक्शनेबल इंसाइट्स में बदल जाता है। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एक्शनेबल इंसाइट्स। यानी ऐसी जानकारी जिस पर तुरंत कोई ठोस कदम उठाया जा सके। अब डेटा प्रोसेस हो गया है और रिफाइन भी हो गया है, लेकिन इसे समझा कैसे जाए? यही तो अगली कड़ी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लाखों नंबरों वाली एक बहुत बड़ी एक्सेल शीट या कोई भारी भरकम रिपोर्ट देखने पर ना इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये बहुत आम बात है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक नंबर पढ़ें। बिल्कुल। ऐसे में ये जो तीसरा घटक है, जानकारी की प्रस्तुति या इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, ये कितना अहम हो जाता है? मैं तो कहूंगी कि ये शायद सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि अगर जानकारी समझ ही ना आए तो उसका होना या न होना एकदम बराबर है। सही बात है। इसीलिए हमारा स्रोत विजुअलाइजेशन पर बहुत जोर देता है। MIS प्रोसेस की गई इस जानकारी को निर्णय लेने वालों के सामने बहुत ही सरल और समझने योग्य प्रारूप में पेश करता है। मतलब उसे आकर्षक बनाता है, एक नजर में सब समझ आ जाए। बिल्कुल। विज्ञान भी ये मानता है कि मानव मस्तिष्क तस्वीरों और पैटर्न्स को नंबरों की तुलना में बहुत तेजी से समझता है। ये तो है, विजुअल्स का असर बहुत जल्दी होता है। अब मान लीजिए, जब एक मैनेजर अपने डैशबोर्ड पर लाल रंग की नीचे गिरती हुई लाइन देखता है, तो उसे तुरंत बिना कोई स्प्रेडशीट पढ़े समझ आ जाता है कि किसी विशेष क्षेत्र में बिक्री गिर रही है। So what does this all mean? सुंदर चार्ट्स और डैशबोर्ड्स तो बन गए, लेकिन कोई कंपनी सिर्फ चार्ट्स देखकर तो नहीं चलती ना। बिल्कुल नहीं। प्रस्तुत की गई इस बेहतरीन जानकारी के आधार पर ठोस फैसले कैसे लिए जाते हैं? ये जो चौथा घटक है, निर्णय लेना या डिसीजन मेकिंग, ये किस तरह काम करता है? देखिए, चार्ट्स और डैशबोर्ड केवल स्थिति को स्पष्ट करते हैं। असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। MIS ने एक साफ तस्वीर पेश कर दी है कि बाजार में क्या चल रहा है। अब निर्णय लेने वाले अधिकारी अलग अलग विकल्पों का मूल्यांकन करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि आगे क्या करना है।
वे देखते हैं कि अगर विकल्प ए चुना जाता है तो उसके क्या फायदे हैं और क्या जोखिम है। और अगर विकल्प बी चुना जाता है तो कंपनी पर क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, वे संभावित परिणामों का बहुत ही बारीकी से आकलन करते हैं और फिर संगठन के लक्ष्यों के हिसाब से सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करते हैं। तो एक तरह से ये सिस्टम उनके फैसले को मजबूत बनाता है। जी, इस स्तर पर MIS हवा में तीर चलाने की बजाय ठोस सबूतों पर आधारित फैसले लेने का पूरा आत्मविश्वास देता है। लेकिन स्रोत सामग्री को जब मैं गहराई से पढ़ रहा था तो एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई। कौन सी बात? यही कि बात सिर्फ फैसला लेने पर खत्म नहीं होती। आमतौर पे यही माना जाता है कि बोर्डरूम में बैठकर एक बढ़िया सा फैसला ले लेना ही काम का अंत है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। पर स्रोत पांचवें घटक के रूप में कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है। ये अपने आप में एक अलग ही स्तर की प्रक्रिया लगती है। इस बिंदु को समझना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन रणनीति भी अगर सही से जमीन पर न उतारी जाए तो वो पूरी तरह से विफल हो सकती है। बिल्कुल, कागज पर तो सब अच्छा लगता है। हाँ, MIS यहीं पर अपना एक और अहम रोल निभाता है। निर्णय लेने के बाद सिस्टम उस चुने हुए विकल्प को लागू करने में मदद करता है। लागू करने में भी मदद करता है, ये दिलचस्प है। जी, ये आवश्यक संसाधनों को सही जगह उपलब्ध कराने और काम की प्रगति की लगातार निगरानी करने में मदद करता है। मतलब वो ट्रैक करता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं। एकदम सही। और साथ ही सभी संबंधित हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स के बीच सही संचार सुनिश्चित करने में एक सेतु का काम करता है। एक ब्रिज की तरह काम करता है। हाँ, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक MIS एक सक्रिय पर्यवेक्षक की तरह पूरे इकोसिस्टम पर नजर रखता है। इस 5 कदम की प्रक्रिया को समझने के बाद एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे सिस्टम की असली अहमियत क्या है? इतना बड़ा और जटिल सिस्टम स्थापित करने के पीछे का असल कारण क्या है? इसके कई बहुत ही ठोस कारण हैं। स्रोत सामग्री में MIS की भूमिका के कुछ बहुत ही मजबूत कारण बताए गए हैं। इनमें सबसे पहला ध्यान डेटा की सटीकता और समयबद्धता पर खींचा गया है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में पुरानी या गलत जानकारी के आधार पर लिया गया एक फैसला करोड़ों का नुकसान करवा सकता है। करोड़ों का? बिल्कुल, एक छोटी सी गलती और सब खत्म। MIS ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने के लिए जिस डेटा का उपयोग किया जा रहा है वो बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय हो और एकदम अप टू डेट हो। जी, इससे मानवीय भूल या गलत आकलन का जोखिम बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही जानकारी तुरंत और सही समय पर मिलती है। सही समय पर मिलना बहुत जरूरी है। व्यापारिक माहौल आज पल पल बदलता है। अगर किसी कंपनी को पिछले महीने की बिक्री गिरने का पता आज चल रहा है तो बाजार में वापसी करने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक तो प्रतियोगी आगे निकल चुके होंगे। बिल्कुल, MIS प्रबंधकों को रियल टाइम जानकारी देता है जिससे बदलते माहौल में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। स्रोत में एक और अवधारणा पर काफी जोर दिया गया है, एकीकरण या इंटीग्रेशन। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े संगठनों की एक बहुत आम समस्या होती है कि अलग अलग विभाग अपने अपने दायरों में सिमटकर काम करते हैं, जिन्हें हम साइलोस कहते हैं। जी बिल्कुल। सेल्स विभाग को यह नहीं पता होता कि मार्केटिंग का नया अभियान क्या है, और मार्केटिंग को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि उत्पादन विभाग के पास स्टॉक है भी या नहीं। इस आपसी टकराव और सूचनाओं के अभाव को MIS कैसे दूर करता है? यही वो जगह है जहां MIS एक गेम चेंजर साबित होता है। यह संगठन के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के डेटा को एक साथ जोड़ देता है, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है। हाँ, ये विभागों के बीच की दीवारों को तोड़कर एक पुल बना देता है जिससे निर्णय लेने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक व्यू मिलता है। होलिस्टिक व्यू, ये शब्द बहुत जरूरी है यहाँ। जी, जब पूरा संगठन, चाहे वो फाइनेंस हो, HR हो या ऑपरेशंस, सब एक ही सच और एक ही डैशबोर्ड को देख रहे होते हैं तो नीतियां बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं और आपसी टकराव भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल। रणनीतिक निर्णय और जोखिम प्रबंधन को लेकर भी स्रोत में कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। अक्सर इन सिस्टम्स को केवल आज का काम देखने वाला टूल माना जाता है, जो कि एक बहुत ही सीमित नजरिया है। हाँ, लेकिन इसमें स्पष्ट किया गया है कि MIS दीर्घकालिक प्रवृत्तियों यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, बाजार विश्लेषण और प्रतिस्पर्धी बुद्धिमत्ता की जानकारी भी देता है। जी, यानी यह न सिर्फ वर्तमान को संभाल रहा है बल्कि भविष्य की चुनौतियों और विरोधियों की रणनीतियों का भी अनुमान लगा रहा है। जोखिम प्रबंधन किसी भी व्यवसाय की सबसे बड़ी जरूरत है आज के समय में। अलग अलग व्यावसायिक रास्तों से जुड़े भविष्य के जोखिमों की पहचान करके और उनका सही आकलन करके
MIS जोखिम सूचित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब रिस्क कैलकुलेट करने में मदद करता है। हाँ, यह केवल अवसरों की पहचान नहीं करता, बल्कि ये भी चेतावनी देता है कि कौन सा कदम कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरह से ये भविष्य में झांकने वाली एक दूरबीन का काम करता है। भविष्य की दूरबीन, क्या बात है। इन सभी सिद्धांतों और किताबी बातों को अगर असल दुनिया के चश्मे से देखा जाए तो स्रोत सामग्री में भारत की एक रिटेल चेन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। हाँ, वो उदाहरण सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समेट लेता है। इस परिदृश्य का गहराई से विश्लेषण करना बहुत जरूरी है ताकि समझा जा सके कि ये सब जमीन पर कैसे काम करता है। तो स्थिति कुछ इस प्रकार है। भारत के कई अलग अलग शहरों में एक बड़ी रिटेल चेन काम कर रही है। उनका लक्ष्य अपनी इन्वेंट्री प्रबंधन को बेहतर बनाना है। ये रिटेल सेक्टर की सबसे आम समस्या है। बिल्कुल। अब दो बहुत ही स्पष्ट और परस्पर विरोधी चुनौतियां उनके सामने हैं। जी। पहला, स्टॉक आउट को कम करना, यानी ऐसी स्थिति से बचना जहां ग्राहक सामान मांगे और शेल्फ खाली पड़े हों, जो सीधे तौर पर नुकसान और ग्राहकों की नाराजगी का कारण बनता है। कोई भी ग्राहक खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। सही बात है। और दूसरा, अतिरिक्त इन्वेंट्री लागत को घटाना, यानी इतना सामान भी मंगा कर ना रख लिया जाए कि वो गोदाम में पड़ा पड़ा खराब हो या कंपनी का बहुत सारा पैसा उसमें फंसा रहे। रिटेल की दुनिया में मांग और आपूर्ति के बीच ये संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इसमें MIS कैसे मदद करेगा? अब अगर MIS के उन 5 कदमों को हम इस परिदृश्य में लागू करके देखें, तो सबसे पहला कदम क्या था? डेटा कलेक्शन। बिल्कुल। इस रिटेल चेन का MIS भारत भर में फैले इसके सभी स्टोर से हर दिन की बिक्री, इन्वेंट्री के वर्तमान स्तर और ग्राहकों की पसंद का डेटा एक जगह इकट्ठा करेगा। सारे स्टोर्स का डेटा एक जगह। हाँ, अब जैसे उत्तर भारत के किसी स्टोर में सर्दियों के कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं या दक्षिण भारत में सूती कपड़ों की मांग बढ़ी है, ये सारा कच्चा डेटा तुरंत सिस्टम में आ जाएगा। और फिर दूसरे कदम डेटा प्रोसेसिंग में ये सिस्टम तय करेगा कि इन बिखरे हुए आंकड़ों का असल मतलब क्या है। जी। मौसमी बदलावों का क्या असर पड़ रहा है? क्या दिवाली या किसी अन्य त्योहार के कारण किसी खास उत्पाद की मांग अचानक आसमान छू रही है? MIS इस कच्चे डेटा को प्रोसेस करके बिक्री के रुझान और पैटर्न्स निकालता है। एकदम सही। और इसके बाद तीसरे कदम इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन की बारी आती है। विजुअलाइजेशन वाला हिस्सा। हाँ, जो मैनेजर्स इन स्टोर्स के ऑपरेशंस देख रहे हैं, उनके डैशबोर्ड पर अब स्पष्ट रिपोर्ट्स आ जाती हैं। उन्हें डेटा की खदान में नहीं घुसना पड़ता। बिल्कुल नहीं। इन विजुअलाइज्ड रिपोर्ट्स में एकदम साफ दिखता है कि कौन से आइटम फास्ट मूविंग है, जिन्हें तुरंत दोबारा मंगाने की जरूरत है, कौन से आइटम स्लो मूविंग है, जो शेल्फ पर फालतू जगह घेर रहे हैं, और कौन से आइटम अगले 2 दिनों में स्टॉक आउट होने वाले हैं। जी। मैनेजर को हजारों बिलों को मैन्युअली चेक करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। इसके बाद चौथा कदम आता है डिसीजन मेकिंग। इस सटीक जानकारी को देखकर फैसले लिए जाते हैं कि रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए, कि कब और कितना सामान मंगाना है। बिल्कुल। जो सामान धीरे बिक रहा है उसे निकालने के लिए किस तरह के डिस्काउंट ऑफर्स या प्रोमोशनल रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए। ये फैसले अब किसी के अंदाजे पर नहीं बल्कि सीधे स्टोर के डेटा पर निर्भर करते हैं। और फिर आता है हमारा अंतिम कदम, इम्प्लीमेंटेशन। फैसलों को जमीन पर उतारना। हाँ, लिए गए इन फैसलों को सभी स्टोर्स में तुरंत लागू कर दिया जाता है। MIS ट्रैक करता है कि नए डिस्काउंट के बाद स्लो मूविंग आइटम की बिक्री कितनी बढ़ी या नया स्टॉक समय पर पहुंचाया नहीं। बिल्कुल। अगर अंततः इसके परिणामों की बात की जाए तो इस पूरी प्रक्रिया ने उस रिटेल चेन की परिचालन दक्षता को कई गुना बढ़ा दिया। कमाल है। ग्राहकों को उनका मनपसंद सामान हमेशा उपलब्ध मिला, जिससे संतुष्टि बढ़ी और कंपनी का पैसा बेकार इन्वेंट्री में नहीं फंसा, जिससे उनका मुनाफा बढ़ा। तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को अगर समेटा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि MIS महज एक तकनीकी टूल या सॉफ्टवेयर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये उससे कई बढ़कर है। सूचनाओं की बाढ़ वाले इस दौर में ये सही रास्ता दिखाने वाला एक शक्तिशाली कंपास है। ये कच्चे डेटा से शुरू होकर एक समझदारी भरे फैसले और आखिर में ग्राहकों की संतुष्टि तक का पूरा सफर तय करता है। और इसीलिए ये विषय इतना प्रासंगिक है। जी, आज के समय में सफल संस्थाएं किसी गट फीलिंग पर या केवल अंदाजे पर नहीं बल्कि सटीक डेटा और एक मजबूत प्रक्रिया पर चलती हैं। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। लेकिन इस पूरी चर्चा से एक बहुत ही विचारोत्तेजक पहलू भी सामने आता है। वो क्या है? स्रोत में स्पष्ट बताया गया है कि MIS न केवल डेटा के आधार पर विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन और जोखिमों का आकलन करता है,
बल्कि निर्णय लेने के बाद कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी भी खुद करता है। जी, हमने अभी इम्प्लीमेंटेशन वाले हिस्से में यही चर्चा की। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि जब कच्चे डेटा को इकट्ठा करने से लेकर विश्लेषण करने, जोखिम बताने और यहाँ तक के नतीजों की निगरानी तक का सारा काम सिस्टम इतनी सटीकता से खुद कर रहा है, तो भविष्य में एक इंसान की, एक ह्यूमन डिसीजन मेकर की भूमिका क्या रह जाएगी? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या भविष्य में नेतृत्व का मतलब केवल एक मशीन द्वारा बनाए गए फैसले को मंजूरी देना रह जाएगा? यही सोचने वाली बात है। क्या इंसानी अनुभव की जगह पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिथम ले लेंगे और मैनेजर का काम केवल डैशबोर्ड पर हाँ या ना कहने तक सीमित हो जाएगा? ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। तकनीक और इंसानी फैसले के बीच का ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए धन्यवाद।